वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से मैडिक प्रकाश के एक ब्रांड न्यू स्पेशल एंड मॉर्निंग वाले वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आप लोग को आज फिर से मैं लेके जाने वाला हूँ अपने भारतवर्ष के एक बहुत ही पावन धरती जो कि है नासिक में, हमारे त्र्यंबकेश्वर महादेव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वहाँ पे। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी हमारा जो सेटअप है वो रेडी हो चुका है, बाइक तैयार है, सब कुछ तैयार है यहाँ पे। तो चलिए निकलते हैं और आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ हमारे जो महादेव है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग उनके बारे में। तो आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली अभी 6 बज चुका है और मैं अपने घर से नीचे जो आया था कुछ 5:10 को आ गया था नीचे। बट ऑल दो मैंने पूरा सेटअप घर पे कर लिया था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे नीचे सब कुछ सेटअप करने में और निकलने में आधा घंटा लग गया। विरार रेलवे फाटक क्रॉस करते करते मुझे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 6 बज चुका है। थोड़ा सा मैं आगे आया हूँ, अभी विरार हाईवे आने वाला है। फिलहाल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो सुबह का नज़ारा है, जो बाहर के लोगों को ये रेयरली मिलता है देखने के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पे मतलब जल्दी सोते नहीं हैं एंड सुबह सुबह जल्दी ज़्यादातर लोग उठते नहीं हैं। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो इस खूबसूरत नज़ारा फिलहाल आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और मस्त सुबह, अभी तो बारिश बंद है, सुबह सुबह ठंडी ठंडी मस्त हवा चल रही है यहाँ पे। तो दोस्तों आज आई थिंक तो 17 या 18 तारीख सैटरडे का दिन है और आज मेरा कोई भी प्लान नहीं था एक्चुअली त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने का। हम लोग का ऑलरेडी जो पहला ग्रुप था द कल्ट करके, जो मेरा ग्रुप है जहाँ पे हम लोग जिनके साथ कुंडलका वैली गए थे, तो उनका प्लान था कि हम लोग जाएंगे भीमा शंकर। तो 15 अगस्त का प्लान था, फिर बाद में पोस्टपोन होकर हुआ चलो नहीं हम लोग सैटरडे को जाएंगे। बट एट द एंड वो भी आते आते जो ना कैंसिल हो गया, बिकॉज हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके मतलब बहुत जन का कुछ बिजनेस ऐसे कि अभी गणपति पूजा आने वाला है, तो ऑलरेडी उसमें से कुछ लोग जो है सो भगवान गणेश की मूर्ति बनाते हैं, उनका अभी मतलब पीक टाइम चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम लोग पोस्टपोन करते हैं और हम लोग नेक्स्ट मंथ फर्स्ट या सेकंड वीक में जाएंगे। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक तो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज गणपति पूजा है। माइट भी जो है ना सितंबर के सेकंड वीक में हम लोग भीमा शंकर जाने वाले हैं। वैसे भी मैं सोचा कि चलो ठीक है सावन एंड पे आ गया है और मैं कहीं भी मतलब कोई भी महादेव को इस बार दर्शन करने नहीं गया अभी तक, तो मैंने फिर सर्च करना चालू किया। तो मुझे पता चला कि त्र्यंबकेश्वर महादेव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है और मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 142 किलोमीटर है, जबकि वही भीमा शंकर जो है ना कुछ 250 किलोमीटर था। तो मैं सोचा चलो ठीक है तब तक मैं यहाँ से होके आ जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो है ना फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग द सोलो राइड, तो मैं ये भी एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहता था। तो इसके लिए मैंने बोला चलो ठीक है आज अकेले जाके देखते हैं कि होता क्या है, सोलो राइड कैसे होता है, सोलो ट्रिप जो लोग मारते हैं वो कैसा होता है। बिकॉज इससे पहले ऑल्दो लाइक मोटर ब्लॉगिंग मैं नहीं करता था, मैंने बहुत सारे ब्लॉगिंग किया है बट मोटर ब्लॉगिंग नहीं करता था। और जैसे नॉर्मल ब्लॉगिंग करता था तो उसमें मैं कोई ना कोई साथ में रहता था, मेरा भाई हो गया, कज़न हो गया, एक दो दोस्त हैं वो लोग रहते थे। बट फर्स्ट टाइम ऐसा है कि अकेले आज जो है ना व्लॉगिंग करने के लिए निकला हूँ। सुबह सुबह एक्चुअली दिक्कत यही है, सुबह सुबह आप जब जाओगे हाईवे से तो इतने सारे ट्रक रहते हैं, जब उन लोगों का नो एंट्री खुलता है तो इतने सारे ट्रक रहते हैं हाईवे पे। और ऊपर से आप अभी जो यहाँ के सामने का विजुअलिटी देख सकते हो बहुत ही कम है। आई थिंक सो हार्डली आप जो है ना 50-100 मीटर भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि पूरा फॉग हो गया है। तो दोस्तों नासिक जाने के लिए भी दो रास्ता है। जब आप NH-48 से आते हो तो एक तो वाडा होते हुए जाता है, जो कि वाडा से आप NH-48 से लेफ़्ट ले लोगे, जो मिनी वृंदावन वाला मेरा वीडियो है उसमें मैंने बताया है उधर से जाने का रास्ता। तो दूसरा जो रास्ता है वो वाडा वाला राइट ना लेके थोड़ा सा 500 मीटर आप आगे आओगे तो यू टर्न लेके आपको लेफ़्ट होना होगा। और दोनों में डिफरेंस हार्डली 500 से 700 मीटर का है, लेकिन एक्चुअल डेस्टिनेशन डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो दोनों में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऑल्दो वाडा पहले आता है तो उसका एक्चुअली नज़दीक होना चाहिए, बट वो जो है ना दूर है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान त्र्यंबकेश्वर की स्थापना कैसे हुई। तो एक बार की बात है जब गौतम ऋषि जो थे वो अपने पत्नी के साथ, जो सप्तऋषि पर्वत यहाँ पे है नासिक में, वहाँ पे अपने आश्रम में रहते थे और उनके बहुत सारे कलीग्स थे महात्मा जो उनके साथ वहाँ पे रहते थे। उनके जो कलीग्स वगैरह थे उनसे जलते थे बहुत, तो उनका नाम खराब करने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया गौ हत्या का, और उनको बहुत इससे आहत पहुँचा। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान भोलेनाथ का आराधना करना चालू किया, उनके लिए उन्होंने तपस्या करना चालू किया। और जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हुए वहाँ पे गौतम ऋषि के समक्ष, तो उन्होंने बोला कि तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो।
भगवान से गौतम ऋषि ने मांगा कि हे भगवान, मेरे ऊपर ऐसा ऐसा पाप लगा है, ऐसा ऐसा इल्ज़ाम लगा है, तो इनको मिटाने के लिए, इनको धोने के लिए मैं देवी गंगा से आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ यहाँ पे प्रकट हो और मुझे ये पाप से मुक्ति दिलाए। तो फिर देवी गंगा ने उनसे बोला कि नहीं, जब तक भगवान महादेव यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। देवी गंगा का बात रखने के लिए और गौतम ऋषि को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान भोलेनाथ यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगवान महादेव के साथ साथ यहाँ पे ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी साथ में मौजूद हैं, इसके लिए इनको त्र्यंबकेश्वर बोला जाता है। आज मैं पूजा करता हूँ तो ये मेरा सेकंड ज्योतिर्लिंग होगा, बिकॉज मेरा जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो मतलब पहले तो बिहार में थे भगवान बैद्यनाथ धाम, बट अभी झारखंड में चले गए। तो वहाँ पे मैं आई थिंक सो 2008 या 9 में पता नहीं कब गया था, पूरे फैमिली के साथ गया था हम लोग वहाँ पे। हम लोग का एक्चुअली मुंडन होता है तो उसमें मैं गया था, और ये आज मेरा सेकंड ज्योतिर्लिंग होगा। तो दोस्तों जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता दूं कि हमारे भारतवर्ष में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, और महाराष्ट्र इज़ द ओनली स्टेट जहां पे 3 ज्योतिर्लिंग है, भगवान त्र्यंबकेश्वर, भगवान भीमाशंकर और भगवान ग्रिसनेश्वर। और महाराष्ट्र के साथ साथ जो चौथा ज्योतिर्लिंग यहाँ पे गुजरात में बाजू में ही है, भगवान सोमनाथ। और एमपी में जो है कालेश्वर आई थिंक सो बोलते हैं उनको, महाकाल जो है वो है। महाराष्ट्र के आसपास ही आपको आधा दर्जन ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप कर सकते हो। तो सुबह सुबह देख लो तो मस्त यहाँ पे धूप खिली हुई है, और राइड में इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि इंडिविजुअल राइड कर रहा हूँ और रोड भी मस्त खुला हुआ है। थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि ये 1 वे रोड है, बीच में डिवाइडर नहीं है, तो गाड़ी कहीं से कहीं आ जा रहा है, तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, क्योंकि हम जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। इसलिए आज मैंने एक दिन का प्लान करके मैं निकला हूँ यहाँ से, घर से। मैं एक दिन में आज ही रिटर्न आ जाऊँगा। बट नासिक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको महाभारत रामायण से बहुत सारे ऐसे जगह है जो जुड़े हुए हैं, जैसे कि पंचवटी हो गया, सप्तऋषि पर्वत हो गया, और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो आप नासिक में वहाँ पे जाके देख सकते हो, घूम सकते हो और उनके बारे में जान सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगा कि जितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ, अगर मुझे स्टे भी करना पड़ेगा तो मैं स्टे करके आपको एक्सप्लोर करके बताऊँ यहाँ पे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नासिक जो है अपने इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्रीकल्चर लैंड है। और आपको बता दूँ कि अपने इंडिया में आई थिंक सो जो भी ग्रेप्स एक्सपोर्ट करते हैं वो 60-70% जो है नासिक से एक्सपोर्ट होता है। उसमें भी जैसे कि रेड ग्लोब्स हो गया, ग्रीन ग्रेप्स है, बहुत सारे ग्रेप्स की वैरायटी है, और सब के सब मोस्टली नासिक से होते हैं। ऑनियन के लिए इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो नासिक है, आपको बता दूं। और बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो महाराष्ट्र में यहाँ पे आता है, मुंबई में चाहे किसी भी रीजन में जाते हैं हमारे देश के, वो नासिक से ही जाता है। बिकॉज मैं इसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो मुझे इसके बारे में और अच्छे से पता है। आधा डेस्टिनेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ से जो मुझे गूगल मैप पे बता रहा है वो 70 किलोमीटर है, और मैंने यहाँ पर रिफ्यूलिंग भी कर लिया। एक्चुअली मैंने आज पता है 2 गलती की है। एक तो पहला गलती है कि मैंने कुछ कैश कैरी नहीं किया है, और मेरा ये दूसरा सेकंड आज बोल सकते हैं फॉल्ट था, ये था कि मैं रिफिलिंग जो है ना पहले से पूरा नहीं किया था। एक्चुअली मैंने करके आया था, मैं मतलब इतना पेट्रोल डाल के आया था कि मैं जाके एंड थोड़ी देर रिटर्न आ सकता हूँ। बट जब से मैं हाईवे छोड़ा है, ये जो रास्ता मैंने, ये भी एक्चुअली एक NH 160 ये बता रहा है, बट जब से मैं इसमें इंटर हुआ हूँ अप्रॉक्सीमेटली मुझे 30-35 किलोमीटर में एक भी पेट्रोल पंप नहीं दिखा। इवन मार्केट भी आया था पर वो मार्केट में भी नहीं था। तो फिर मेरा यही मतलब डर था कि इनकेस कहीं पे रिजर्व पकड़ा, चाहे इनकेस अगर इसी रास्ते से रिटर्न आते हैं तो मुझे पता नहीं पेट्रोल पंप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैंने सेफर साइड के लिए 500 का और पेट्रोल डलवा दिया। और सबसे दिक्कत यहाँ पे ये हो गई कि इनके पास कार्ड पेमेंट था नहीं, क्योंकि ये रूरल एरिया में पेट्रोल पंप था। एंड मेरा जो बैलेंस है जो अकाउंट में वो UPI से लिंक नहीं है, तो मैं कार्ड पेमेंट कर नहीं पाया यहाँ पे। तो इसके लिए आप लोग भी कहीं जाते हैं तो थोड़ा ये सब चीज़ का ध्यान रखा करो, सो दैट कि आगे प्रॉब्लम ना हो। जितना अभी 30-35 किलोमीटर मैंने जो राइड किया है सब रूरल एरिया है, और ये सब देख के जो ना मुझे अपनी गांव की याद आ रही है। बाहर के लोग बोलते हैं ना गांव के लोग गरीब है, ये है वो है,
यार गांव के लोग इतने अमीर हैं ना इन टर्म्स ऑफ लाइक ये सारी चीज़ें, ये ग्रीनरी देख लो, चाहे यहाँ पे सुकून देख लो कितना अच्छा है, शांति है, ये सारी चीज़ें के मामले में गांव के लोग जितना सुखी है उतना बाहर के लोग कभी भी नहीं हो सकता है जो अर्बन एरिया में रहते हैं। तो जब से मैं आया हूँ आराम से ये जो जर्नी है उसको एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ, मस्त सुकून वर्धक ये रास्ता है। तो दोस्तों ये जैसे मैंने आपको बताया कि इट विल बी माई सेकेंड ज्योतिर्लिंग, क्योंकि पहला बीइंग बिहारी हम लोग का मोस्टली जो है ना भगवान बैद्यनाथ धाम जो है, जो पहले के बिहार में था जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ था, बट अभी बैद्यनाथ धाम झारखंड में है तो हम लोग सबसे पहले वहीं पे जाते हैं। बहुत सारे लोग यूपी से, उसके बाद कलकत्ता जो है ना वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, बहुत इवन पूरे भारतवर्ष से लोग वहाँ पे भी जाते हैं। स्पेशली मैं बिहार वाली की अगर बात करूँ तो बिहार के लोग जो है सुल्तानगंज जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ से वो लोग गंगा जी से जल लेते हैं एंड वहाँ से पैदल चल के अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक सो 150 के आसपास है डिस्टेंस वहाँ से भी, तो उतना दूर पैदल चल के एंड उसके बाद भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। एंड वो तो चलो ठीक है ये हो गया। और बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं कि दंड जो होता है ना लेट के जैसे बोलते हैं, इनको नहीं पता होगा कि दंड प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ के यहाँ बैद्यनाथ धाम जाते हैं। तो अभी जो करंट भगवान त्र्यंबकेश्वरनाथ जी का जो टेम्पल है उनकी स्थापना जो है ना लगभग 1740 से लेके 1750 के बीच में जो पेशवा बाजीराव थे उनके द्वारा किया गया था। एंड उसके बाद जो है औरंगजेब सब जब आया था तो उन लोग ने मंदिर के ऊपर अटैक किया था, बट उन लोग कुछ ज़्यादा क्षति पहुंचा नहीं पाए थे। बाद में जब ब्रिटिशर आए थे तो कुछ 19वीं सेंचुरी में उन लोग ने मंदिर का रेनोवेशन करवाया था, लेकिन फिलहाल जो मंदिर का प्रमुख ढांचा है वो पेशवा बाजीराव के द्वारा जो स्थापित किया गया था उसी के ऊपर है। बाकी दोस्तों ये नज़ारा देख रहे हो, मतलब पता इतना अच्छा राइडिंग करने में मज़ा आ रहा है ना। ऊपर से क्या है कि जब आप इंडिविजुअल जाते हो, मतलब आपके बाइक के पीछे कोई बैठा भी नहीं रहता, तो गाड़ी चलाने में और मज़ा आता है क्योंकि गाड़ी फिर मस्त भागता है। एंड ये जो रोड ऐसा है ना कि मतलब पहाड़ के ऊपर नीचे इतना खतरनाक टर्न्स है इसमें, वो मैं बता नहीं सकता। एक्चुअली मैं इस रोड से इससे पहले भी गया हूँ। मार्च अप्रैल के टाइम में आपने देखा होगा कि मैं कल मांडवी वाटरफॉल गया था जो कि गर्मी के टाइम में भी चालू होता है, तो मैं इसी रास्ते से गया था। बट उस टाइम में क्या था कि जितने भी आप यहाँ पे भी पेड़ वगैरह देख रहे हो ये सब जल गया था क्योंकि इतना धूप होता है एंड पहाड़ के ऊपर पूरा ये पेड़ है तो पानी ना मिलने की वजह से पूरा जल जाता है। लेकिन जैसे एक बार बारिश चालू होता है तो ये पूरा जो है ना फिर से हरा भरा हो जाता है। दोस्तों मैंने फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है बिकॉज यहाँ से जो अपना डेस्टिनेशन है वो हार्डली जो है ना 40 किलोमीटर बचा है। जब आप यहाँ पे आओगे ज्योतिर्लिंग की तरह, तो अगर आप ये जवाहर होते हुए आते हो तो अभी फिलहाल बारिश के मौसम में आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। मस्त ग्रीनरी, हर एक तरफ आपको हरा भरा जो है ना दिख रहा है। एंड उस बीच में देख सकते हो एक छोटू सा गाँव है यहाँ पे बसा हुआ और वो कितना खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया है कि ये जो एरिया है यहाँ पे पानी वानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज यहाँ पे अभी आज भी जो है ना नेचुरली लोग जो कुआं होता है, तालाब होता है, उसका ही पानी पीते हैं। अभी हम एंटर कर चुके हैं जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, त्र्यंबकेश्वर 3 किलोमीटर। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं। आई थिंक सो यहाँ से बस 2 किलोमीटर बचा हुआ है। तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों को दर्शन करवाने वाला हूँ। ये जो सामने पहाड़ वगैरह देख रहे हो आई थिंक सो इसी पहाड़ के आसपास में कहीं पे है, इतना तो मुझे पता है। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं त्र्यंबकेश्वर के जो मेन गेट है वहां पे। इससे पीछे हुआ एक गेट था वहां पे उस साइड में, लेकिन ये जो है ना मेन गेट है और दोनों गेट चालू क्योंकि अभी सावन चल रहा है। देख रहे हो सुबह 10 नहीं बजा और कितने सारे श्रद्धालुगण अभी आ चुके हैं, ऑलरेडी दर्शन करके जा रहे हैं। अभी तो मंदिर जैसे मैंने बताया आपको कि 24/7 चल रहा है, तो श्रद्धालु अभी हमेशा आ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए हम भी चलते हैं एंड आपको दर्शन करवाते हैं भगवान भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर जी का। क्वेश्चन मुझे गूगल मैप पे बता रहा है ये 1.5 किलोमीटर पीछे बता रहा है और देख रहे हो कितने सारे श्रद्धालुगण हैं। ऑलरेडी मतलब 10 बजे जो है ना पूजा करके भाई रिटर्न आ रहे हैं, तो सोच रहे हो मतलब ये लोग कितना जल्दी आए होंगे। तो मैं एक्चुअली सोच रहा था यार मैं जल्दी आ रहा हूँ, मुझे मतलब जल्दी दर्शन हो जाएगा, बट मुझे अभी फ़िलहाल वैसा लग नहीं रहा है क्योंकि सारे भीड़ देख के मुझे लग रहा है कि टाइम तो बहुत लगने वाला है यहाँ पे। मैं तो यहाँ पहुँच चुका हूँ। एक तो सामने से आपने गेट देखा हो वहाँ पे एंड दूसरा ये गेट है। अभी हमें पता नहीं है कि एक्चुअली पार्किंग का क्या सीन है यहाँ पे। देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं और इसका लाइन तो बहुत ही लंबा चौड़ा है, बट स्टिल लेट मी फाइंड। मैं अपना गाड़ी पार्क करके यहाँ पे आ चुका हूँ। ये देख सकते हो गोदावरी घाट है और जब भी लोग यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, उसके बाद पूजा करने के लिए यहाँ से जाते हैं। इसके लिए आप लोग भी जब आओ यहाँ पे तो प्लीज़ स्नान करना बिकॉज ये जो गोदावरी कुंड देख रहे हो और यहाँ पे बाजू में जो गोदावरी नदी है उसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानी जाती है।
दोस्तों फिलहाल हम वहाँ से स्नान करके आ गए हैं एंड जो हमारा मिथिला का ट्रेडिशन है मैंने वो पहन लिया है और यहाँ पे जैसे तो मैंने पूरा फूल का जो नेकटारी ले लिया है एंड आई थिंक सो अभी लाइन में यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, 6-7 आवर्स लगने वाले नॉर्मल के लिए। और एक डोनेशन वाला लाइन है जिसमें भी 200 रुपये आपको डोनेट करना होगा, उसमें भी आपको 2-3 घंटा लग रहा है। लेट्स सी कितना जल्दी होता है दर्शन करके एंड फिर मिलते हैं हम लोग। दोस्तों सामने जो आप यहाँ पे क्यू देख रहे हो, ये जो इतने सारे डिवोटी खड़े हैं, ये है जो डोनेशन वाला लाइन है। स्टार्टिंग में यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3-4 घंटे में मतलब दर्शन हो जा रहा था ये क्यू में भी, बट अभी ये बढ़ के हो गया है 6 से 7 घंटा। और जो नॉर्मल लाइन है उसके लिए आपको कम से कम 10 से 12 घंटा क्यू में खड़ा होना होगा, तब जाके आप महादेव का दर्शन कर सकते हैं। तुम किस आने का प्लानिंग कर रहे हो सावन के टाइम में, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मत आओ, श्रावण खत्म होने के बाद आओ, क्योंकि उसके बाद आपको विदिन हाफ एन आवर्स में यहाँ पे नॉर्मल दर्शन हो जाता है। दोस्तों मैं फाइनली यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ और देख सकते हो ये यहाँ का लोकल मार्केट है। इवन मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि मंदिर के 1-1.5 किलोमीटर के आसपास में पूरा दुकान है और स्पेशली लाइक पूजा से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं आपको मिलेगा। अगर मैं स्टे की बात करूँ तो यहाँ पे एक जो है ना संस्था के द्वारा स्टे का प्रबंध किया गया है, जो अगर आप चाहिए तो वहाँ पे पर बेड के हिसाब से है लाइक 75 रुपीज़ या 70 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है पर पर्सन। एंड अगर आप पूरा रूम वगैरह लेते हो तो दैट विल ऑल्सो कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली लाइक 400 to 470 समथिंग। और अगर आप चाहिए तो यहाँ पे जो है ना होटल्स वगैरह भी अवेलेबल है जो कि 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं फूड की बात करूँ यहाँ पे तो एवरीवेयर यू विल फाइंड द वेरी डिलीशियस फूड। दोस्तों ये जो नासिक जगह है इसका रिश्ता बोल सकते हैं हर एक युग से है, भले सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, चाहे कलयुग हो। यहाँ पे जितनी भी जगह है उसको एक दिन में एक्सप्लोर करना पॉसिबल है ही नहीं। इसके लिए आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5-7 दिन देना होगा, सो दैट कि आप थोड़ा करके सारे जगहों को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। फ़िलहाल तो मैं आज सेम डे रिटर्न जा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग को स्टार्टिंग में मैंने बताया था, बट मैं ट्राई करूँगा बाद में फिर से विद माई ऑल फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर आने का। एंड उस टाइम में आपको यहाँ पर जितने भी प्रमुख स्थान है सारे जगह घुमाने का। तो चलिए इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, जो आपका वैल्यूबल फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर।